जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, मैंने जिस तरीके से बोला था कि आप लोगों को बहुत जल्द जीएस की क्लासेस मिलेगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसी क्रम में और जिस सीरीज़ को हमने दिया है नाम सफलता सीरीज, इस सफलता सीरीज़ के क्रम में हमारा ये आज का पहला वीडियो होगा आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित। जो ये वीडियो होगा ये एक तरीके की मैराथन क्लास होगी, महामैराथन आप लोग बोल सकते हो। 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। सो आप लोगों को शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी इस क्लास के लिए तैयार रहना है और अपने अंदर एक शपथ, एक जुनून, एक संकल्प रखना है कि हम इस क्लास को पूरा देख कर ही क्या करेंगे, कोई अन्य काम करेंगे, अन्य चीज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, भले आप लोग सोचते होंगे कि यार इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, लेकिन ये 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आपको नौकरी दिलाने के लिए कितने कारगर साबित होंगे ये आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो उसी क्रम में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आप लोगों को 2 वीडियो, ठीक है, 2 वीडियो जो है मॉडर्न इतिहास के, वो मेरे द्वारा बहुत पहले करवा दिए गए थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग उन वीडियोज़ को देख लेना सुबह तक। ये जो वीडियोज़ अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये रात को आराम से 8 या 9 बजे के आसपास चलेगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, प्रीमियर में ये वीडियो चलेगा, आप लोग इसे उस टाइम पर देख सकते हो, जो भी होगा जैसा होगा। ठीक है, तो मैंने बोला था जिस तरीके से कि आज का हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, वो किस तरीके से होगा आप लोग देख सकते हो। ये सारे जो नोट्स हैं ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री के ही नोट्स हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, बहुत समय पहले। ये पूरा ये इस तरीके का नोट्स है जो मेंस में काम आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आपका काम आएगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम बिपिन चंद्रा की जो बुक है मॉडर्न इतिहास की वो कब पढ़ें। तो भाई मैं इतना बता दूं, ठीक है, कि अभी आप लोग मत ही पढ़ना इसको। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगा रिकमेंडेड कि आप लोग इसे पढ़ें। आप लोग जब आपका यूकेपीएससी का मेंस होगा, ठीक है, मेंस प्री आप निकालोगे, मेंस आपका होगा, तब आप लोग इस बुक को पढ़ना। ठीक है, तब उस चीज़ के लिए बुक बहुत अच्छा है, मेंस लिखने के लिए अच्छा है, क्योंकि ये बुक जो है पूरा नॉवेल की तरह है। ठीक है, आगे आप इसे पढ़ोगे एक तरफ से स्टार्ट करोगे, दूसरी तरफ से भूल जाओगे। ठीक है, तो इसमें अभी नहीं घुसना है आप लोगों को। ठीक है, मना कर रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण है। ठीक है, जो ये बुक है भारतीय इतिहास, ये सभी एग्ज़ाम के प्री के लिए और प्री के लिए क्या है, काफ़ी बेनिफिशियल है। चाहे वो यूकेपीएससी का हो, चाहे या स्टेट के अंदर कोई भी एग्ज़ाम होता है आपका, उसके जहाँ से भी इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अलावा चाहे यूपीएससी हो, सबके लिए क्या है, प्री के लिए बुक क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सभी चीज़ों का जो भी निचोड़ है, जितना आपका काम का है वीडियो का, बिल्कुल अगर मैं डेप्थ में घुसूंगा तो मुझे कम से कम 9 महीने चाहिए पूरी हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए, तो उतना नहीं होता है। ठीक है, एक तरीके का क्रैश कोर्स मान लेना आप लोग। जितना आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बातें होंगी, वही सब इन सभी नोट्स का, जो भी ये 4-5 नोट्स हैं, किताबें हैं, इनका जो निचोड़ होगा वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, आप लोगों ने इन क्लासेस को देखना है और एक भी प्रश्न आप लोगों को बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमने जो हमारे ये 2 वीडियो थे उसमें हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखा था। ठीक है, हमने बॉर्थो लियो डियाज के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने अमेरिको वास्पुची के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था अल्मेडा के बारे में, हमने पढ़ा था अल्बुकर्क के बारे में। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं और पुर्तगालियों का क्या योगदान हमारे देश में रहा, हमको सिखाने में रहा, ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करा लूँ आप लोगों को। ठीक है, कि हम लोग डच की तरफ आगे बढ़े, तो थोड़ा सा देख लो आप लोग, इस फ्लो चार्ट को बना लेना आप लोग। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, तो किस तरीके से रहा था देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर आए आपके पुर्तगाली के बाद सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली के बाद आते हैं आपके डच के बाद आते हैं आपके अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आते हैं डेनिस, और डेनिस के बाद आते हैं आपके फ्रांसीसी। ठीक है, और इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है,
ट्रिक क्या है, पुत्र डैड फंस गए, ठीक है, यानी कि बेटा बाप जो हैं वो फंस गए हैं, पुत्र डैड फंस गए। पुत्र से आप लोग ध्यान रखोगे पुर्तगाली सबसे पहले आए, डैड से आप लोग ध्यान रखोगे डच, ठीक है, ए से आप लोग ध्यान रखोगे अंग्रेज, और डी से आप लोग ध्यान रखोगे डेनिस, और फंस गए से आप लोग रखोगे फ्रांसीसी, ठीक है। और स्वीडिश भी आए थे लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है, ठीक है। पुर्तगाली अगर आपसे पूछता है कि मास्टर जी कोई पूछे आपके पुर्तगाली कब आए थे, तो ये आए थे 1498 में, ठीक है। डच कब आए थे, ये आए थे आपके 1595 में। अंग्रेज कब आए थे, ये आए थे यहाँ पर कब आए थे आपके 1602 के आसपास यहाँ पर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, डच अंग्रेज जो आते हैं यहाँ पे, वैसे स्थापना इनकी 1600 में होती है लेकिन 1608 में आता है अंग्रेज यहाँ पे, ठीक है। डेनिस की अगर हम बात करें, डेनिस आते हैं आपके 1616 में, और फ्रांसीसी आते हैं आपके 1668 में, ठीक है। अब देखिए ये तो आगमन का क्रम था, ठीक है, ध्यान रखना, नोट करना इसको, ठीक है। अब देखिए यूरोपीय कंपनियों का अगर हम गठन की बात करें, ठीक है, यूरोपीय कंपनी का गठन की अगर हम बात करते हैं, तो गठन में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का गठन होता है 1498 में ही, आपको एस्तादो द इंडिया के नाम से, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है अंग्रेज कंपनी का, ठीक है, अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी जो है आपकी, इसका होता है आपका 1600 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इसको डच कंपनी के अगर गठन की बात आती है, ठीक है, तो कंपनी का गठन अंग्रेजी कंपनी का पहला होता है, डच का बाद में होता है। तो डच का आप लोग ध्यान रखोगे, डच का होता है 1602 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके डेनिस, डेनिस का कब होता है, 1600 में ही 1616 में ही आते हैं, और 1616 में ही इनका गठन होता है। फ्रांसीसी का गठन होता है आपका 1688 में आते हैं, गठन होता है आपका 1664 में। अब देखिए आपके जो अंग्रेज और डच हैं ये आपकी प्राइवेट कंपनी है, पुर्तगाली आपकी क्या है, सरकारी कंपनी है, और फ्रांसीसी आपकी क्या है, ये भी आपकी क्या है, सरकारी कंपनी है। तो जितनी चीज़ें ये यहाँ पर मैंने बताई है आप लोगों को, ये आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे जो चीज़ें हैं, आगे क्या देखना है आप लोगों ने, उसका मैं बता दूं। अब हमने यहाँ पर डचों के बारे में पढ़ना है, और देन हम क्या करेंगे, देन हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में, ठीक है। तो हर एक चीज़ आप लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हैं। इस चीज़ को जो यहाँ पर बताया गया है इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। पुत्र डैड फंस गए, बस इसको, ये डच का और अंग्रेज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अंग्रेजी कंपनी की पहले होती है स्थापना, और आते ये डचों के बाद हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। इसको मिटा लेते हैं और देन हम बढ़ते हैं अब डचों की तरफ, ठीक है। तो डचों में आप लोग ध्यान रखना, डच में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो ये डच हैं, ठीक है, ये डच कहाँ के वासी हैं, नीदरलैंड के वासी हैं, ठीक है। कहाँ के वासी हैं, नीदरलैंड के वासी हैं, ठीक है। और ये जो अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं 1602 में, ठीक है, 1602 में करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये क्या करते हैं, अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। कब, 1602 में। इतना हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो रही होगी। अब आप लोगों को थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी का थोड़ा इश्यू रहता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, आपकी 1602 में होती है। और देखिए 1605 आप लोगों को ध्यान रखना है, 1605 में ये अपनी क्या करते हैं, पहली फैक्ट्री, ठीक है, पहली फैक्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कोठी, ठीक है। पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाते हैं मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर लगाते हैं, मसूलीपट्टनम। अब देखिए मसूलीपट्टनम कहाँ है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में आपका मसूलीपट्टनम, ठीक है। 1605 में पहली फैक्ट्री इनके द्वारा कहाँ पर लगाई जाती है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा भी पहली फैक्ट्री आपको ध्यान रखना है कहाँ पर लगाई गई थी, मसूलीपट्टनम में लगाई थी। और बात करें हम पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री, ठीक है,
लगाई थी वो कहाँ पर लगाई थी, ठीक है, तो वो लगाई थी इन्होंने कहाँ पर, सूरत वाले रीजन में, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को इसमें वो होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लोग देखिए इसमें क्या हो गया, 1605 हो गया, ठीक है। 1605 में पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाते हैं, आपका मछलीपट्टनम में लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक पुल्लीकट में, ठीक है, पुल्लीकट जो है आपका तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है आपका पुल्लीकट, पुल्लीकट में ये अपनी टकसाल लगाते हैं, ठीक है, टकसाल लगाते हैं, यानी कि एक टकसाल लगाते हैं यहाँ कहाँ पर, सिक्के बनाने की, कहाँ पे लगाते हैं, ये लगाते हैं आपका 1610 में लगाते हैं पुल्लीकट में, ठीक है। पुल्लीकट आपको पता है कहाँ पड़ता है आपका, जो ये वाला क्षेत्र है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है आपका पुल्लीकट। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए उसके अलावा सूरत का अगर आपसे पूछे तो सूरत में ये लगाते हैं अपनी कंपनी कब, आपका 1616 में, ठीक है। और उसके अलावा कराईकल, ठीक है, कराईकल में भी ये अपनी फैक्ट्री लगाते हैं 1645 में। और चिंसुरा, वैसा सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जो वो रखना है इनके बारे में, इन्होंने पुल्लीकट में टकसाल कब लगाई थी और मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री को कब स्थापित किया था। ये दो चीज़ें आप लोगों की एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो आप लोगों को थोड़ा सा आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कि कब कब इन्होंने कहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी। तो चिंसुरा में, ठीक है, चिंसुरा में इनके द्वारा 1653 में क्या लगा दी जाती है, फैक्ट्री लगाई दी जाती है, ठीक है। तो बस इतनी बातें आप लोगों को क्या करनी है, जो ध्यान रखनी है डचों से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद आप लोगों को एक बहुत ही इनका जो इम्पॉर्टेंट बैटल है वो ध्यान रखना है, बैटल ऑफ बैड्रा, ठीक है। ये होता है 25 नवंबर आपका 70, इसको लोग जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग आराम से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और निर्णायक युद्ध होता है इनका, ठीक है। ये होता है इनका इनके साथ, ये युद्ध आपको ध्यान रखना है 25 नवंबर 1759, ठीक है। ये युद्ध का नाम है बैटल ऑफ बैड्रा, ठीक है, यानी कि बेदरा का युद्ध। और ये होता है आपका 25 नवंबर 1759 को। और किन किन के बीच होता है, ये होता है आपके अंग्रेज़ों और डचों के बीच। डचों की इसमें हार होती है, अंग्रेज़ों की जीत होती है। और फाइनली क्या हो जाते हैं, जो डच हैं वो क्या कर लेते हैं, यहाँ से छोड़ जाने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। और ये ट्रीटी कर लेते हैं किन से, आपका इनसे, और कुछ एरिया ही अंग्रेज़ों से ये संधि कर लेते हैं और कुछ क्षेत्र ही इनके पास रहते हैं। और फाइनली लगभग 1824 में, ठीक है, 1824 कुछ क्षेत्र यहाँ पर ही इनके क्या हो जाते हैं, रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन कालांतर में आगे बढ़ते बढ़ते लगभग आपका 1884 में एक ट्रीटी और होती है जिसको बोलते हैं एंग्लो डच ट्रीटी, यानी कि अंग्रेज डच संधि। तो इस संधि में क्या होता है, इस संधि के तहत क्या होता है, जो आपका ये हमेशा के लिए चले जाते हैं इंडोनेशिया, ठीक है।
इंडोनेशिया का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र जो बोल सकते हैं आप लोग की अदला बदली हो जाती है। इंडोनेशिया वाले क्षेत्र अंग्रेज इनको दे देते हैं और भारत के सभी जो क्षेत्र कुछ बचे थे इनके पास, ये क्या कर देते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं। और 1824 में इनका यहाँ से पत्ता कट जाता है। कहाँ से? आपके इंडिया से। बस इतनी ही चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, थोड़ा डचों से संबंधित जो आपके लिए महत्वपूर्ण था, बस इतना ही था। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है डचों से रिलेटेड। उसके अलावा आपसे यही पूछा जाएगा कि पहली फैक्ट्री डचों ने कहाँ पर लगाई थी, तो वो लगाई थी आपका कहाँ पर, इन्होंने लगाई थी आपका मछलीपट्टनम में, जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके अलावा आगे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है अब किन से संबंधित। अब हम बात करने वाले हैं कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगली हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, ब्रिटिशों का भारत में आगमन या अंग्रेजों का भारत में आगमन। ठीक है, तो पूरी कहानी देखेंगे हम आप लोग इनके। ठीक है, क्या क्या रहा, कैसे कैसे रहा, थोड़ा देखना ज़रूरी है हर एक चीज़ को। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, अंग्रेजों का भारत आगमन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या कर लिया है, पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरा डच। बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, सिलेबस जो है आपका, ठीक है, इसे आप लोगों ने अपने हाथ में रखना है और इसमें कट करते रहना जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पूरे साफ तरीके से बता रखा है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। ठीक है, तो इसके तहत आप लोगों ने देखना है। और सेकंड टॉपिक देखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो 1757 से पूरा इसके बारे में हमने पूरा यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के कोर्ट में, यानी कि अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? अंग्रेज कौन था? तो वो था जॉन मिडेल हॉल। ठीक है, तो आप लोगों को पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि 1599 में, ठीक है, 1599 में अकबर दरबार में, ठीक है, अकबर के कौन आता है? अकबर के दरबार में आता है जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल आता है और यहाँ पर क्या मांगता है? व्यापार करने के लिए क्या मांगता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। ठीक है, तो जॉन मिल्डन हॉल आता है 1599 में अकबर दरबार में। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, एक ये क्या था, ये एक जो ये जॉन मिल्डन हॉल है, ये आपका क्या है? एक अंग्रेज व्यापारी है। क्या है? एक अंग्रेज व्यापारी है। बस इतना आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। देखिए ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मिल्डन हॉल जो है ये क्या करता है, 31 दिसंबर 1600 को ये उस टाइम पर रहती है महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ से क्या कर लेता है? एक अनुमति ले लेता है, चार्टर प्राप्त कर लेता है। अब ये चार्टर भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, चार्टर क्या होता है। ठीक है, अनुमति ले लेता है। ठीक है, एक तरह से चार्टर मिल जाता है इसको व्यापार करने का भारत में। ठीक है, चार्टर अगले 20 वर्षों के लिए, ठीक है, अगले 20 वर्षों के लिए क्या कर सकता है ये? इसको इकलौता अधिकार मिल जाता है भारत के साथ व्यापार करने के लिए। और 31 दिसंबर 1600 को ये क्या हो जाती है?
ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। बस इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है, इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो ये कंपनी है आपकी, ठीक है, इस कंपनी के 217 साझेदार थे, ठीक है। और ये एक तो जो ये जॉन मिल्डन हॉल है, एक तो ये आपका कब आया था, ये आता है आपका एक तो ये 1599 में आया था, और दूसरा जो इसका टर्म लगता है यहाँ का सेकंड विजिट जो होती है इस जॉन मिल्डन हॉल की, आप लोग लिखना, ये होती है 1602 में, ये यहाँ पर आता है, ठीक है। और 31 दिसंबर 1600 को क्या हो जाती है, कंपनी की स्थापना हो जाती है। 1602 मत करना आप, इसे 1604 करना, ठीक है। 1604 में इसकी सेकंड विजिट हो जाती है। क्लियर है? बस इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है, इसके अंदर ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि ये कंपनी सरकारी कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है, तो आपको बताना है क्या है, सरकारी कंपनी है। तो ये जो आपका पुर्तगाली है वो सरकारी है, लेकिन जो ये डच और अंग्रेज वाली कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कैसी कंपनी है, ये आपकी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कौन सा आदमी आता है यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है कि ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि 1608 में, ठीक है, कहीं पे 1607 लिखा रहता है, कभी 1608 है, कहीं पर 1609 है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें मिलेगी, लेकिन आप लोगों को जिस आंसर की तरफ जाना है वो है 1608, ठीक है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, विलियम हॉकिंस भी बोलते हैं इसको, कैप्टन हॉकिंस भी बोलते हैं, तो आप लोग लिखना विलियम हॉकिंस जो है ये आता है। और किसका राजदूत रहता है, जेम्स प्रथम का, ठीक है, जेम्स फर्स्ट का ये राजदूत है। और ये विलियम हॉकिंस आता है किसके दरबार में, आपका आता है जहांगीर के दरबार में। और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर इसकी मुलाकात जहांगीर से होती है, किस दरबार में होती है। तो आगरा दरबार में, जो आपका आगरा दरबार है, वहाँ पर इसकी मुलाकात किससे होती है, जहांगीर से होती है। और जहांगीर से ये अनुमति प्रदान कर लेता है, ठीक है। और कहाँ पर, वहीं उसी जहांगीर के ही यहाँ ये रहता है। और 1611 में, ठीक है, 1611 में ये कहाँ पर क्या कर देता है, कहाँ पर, प्रथम व्यापारिक कोठी, ठीक है, प्रथम व्यापारिक कोठी आपकी इस्टेब्लिश कर लेता है, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में इसके द्वारा क्या की जाती है, प्रथम व्यापारिक कोठी लगा दी जाती है। मसूलीपट्टनम आपको पता है कहाँ पर है, आपका आंध्र प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रश्न की प्रकृति पर आप लोग ध्यान देना। प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम व्यापारिक कोठी अंग्रेजों के द्वारा कहाँ पर लगाई गई, तो मसूलीपट्टनम, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में आपका जो व्यापारिक कोठी है, ठीक है, व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ पर लगाई गई, मसूलीपट्टनम। लेकिन अगर आपसे नहीं, अगर पूरब की बात करता है, पूरब की नहीं, हाँ ठीक है, प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर, मसूलीपट्टनम, पूरब में, ठीक है, पूरब में पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों के द्वारा कहाँ पर लगाई गई, मसूलीपट्टनम में। लेकिन अगर प्रश्न की प्रकृति पूछता है कि जो पश्चिम में, ठीक है, यानी कि भारत के पश्चिम में
जो व्यापारिक कोठी है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई, तो वो की गई 1613 में अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ पर? आपके सूरत में, ठीक है। और सूरत आपको पता है कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। एक एक चीज़, एक एक प्रश्न, ठीक है, भले टाइम लग रहा है लेकिन एक एक प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर समायोजित करने की चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, उसके अलावा आगे आप लोगों को देखना है दूसरा आदमी, ठीक है। दूसरा आदमी कौन आता है? सर टॉमस रो, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। नोट डाउन, जो चीज़ें आपको लगती है कि हमें नोट करनी चाहिए वो बिल्कुल आप लोगों को नोट डाउन करनी चाहिए, ठीक है। अपने पास पेपर पेन आप लोग रखिए। अगला देखिए 1615 में, ठीक है। 1615 में ये क्या करता है, ठीक है। एक और 1615 में एक आदमी आता है, सर टॉमस रो, ठीक है। दो व्यक्ति आए थे, एक आपका कैप्टन हॉकिंस आया था पहले 1608 में, 1615 में कौन आता है? सर टॉमस रो आता है। और ये भी किसके कार्यकाल में आता है? जहांगीर के कार्यकाल में आता है, जहांगीर के दरबार में आता है। और ये क्या करता है? और व्यापारिक छूट, ठीक है, व्यापारिक छूट प्राप्त करता है किससे? जहांगीर से, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जहांगीर के दरबार में 1615 में कौन आया था? तो सर टॉमस रो आया था, ठीक है। व्यापारिक छूट ये प्राप्त करता है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, फिर आना है आपको 1632 में। 1632 में ये टाइमलाइन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। 1632 में गोलकुंडा पर, ठीक है, गोलकुंडा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद आपको आना है 1639 पर, और 1639 में क्या होता है? 1639 में इनका अधिकार हो जाता है मद्रास वाले क्षेत्र पर, ठीक है। और यहाँ पर ही ये क्या करना लग जाते हैं, पहला किला बनाया जाता है, पहला फोर्ट बनाया जाता है इन लोगों के नाम से यहाँ पर, ठीक है। और ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 1644 में। और जिस किले को ये नाम देते हैं क्या? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला इनके द्वारा कब बनाया? मद्रास में बनाया जाता है आपका 1664 में। बस इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए उसके अलावा ये जो आपका मद्रास वाला क्षेत्र है, तो ये इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया था, ठीक है। फ्रांसिस डे नाम का जो व्यक्ति है, जो उस टाइम पर गवर्नर था इनके अंग्रेजों का, उसने क्या किया था? चंद्रगिरी का राजा था धर्मिला, ठीक है। धर्मिला से इन्होंने क्या किया था? ये जो क्षेत्र है वो प्राप्त किया था, ठीक है, मद्रास वाला। उसके बाद देखिए आप लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर देखना, 1651 की बात करते हैं, ठीक है। और 1651 में इन्होंने जो यहाँ पर थे मुगल गवर्नर थे वो, और उनका नाम था शाह शुजा, ठीक है। शाह शुजा के द्वारा इनके द्वारा क्या किया जाता है? हुगली के पास, ठीक है। कहाँ पर? हुगली में, हुगली वाले क्षेत्र को प्राप्त कर दिया जाता है। और हुगली में इनके द्वारा प्रथम कंपनी, ठीक है, प्रथम कंपनी क्या की जाती है? इस्टेब्लिश की जाती है। और इस शाह शुजा को बदले में इनको क्या देना था, ठीक है। ये जो शाह शुजा है, एक इनको क्या देना था? 3000 रुपये, ठीक है। 3000 रुपये मंथली, वो ईयरली देते थे, ठीक है। 3000 रुपये किराया देते थे यहाँ का, इस हुगली वाले क्षेत्र का। कौन? ये आपका एक अधिकारी का नाम भी रखना, अंग्रेज अधिकारी था वो, क्या नाम था उसका? ब्रिजमैन, ठीक है। ब्रिजमैन का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्रिजमैन के द्वारा, ठीक है, शाह शुजा से हुगली वाला क्षेत्र प्राप्त कर दिया जाता है। और बदले में शाह शुजा को उन्होंने क्या देनी थी? 3000 रुपये वार्षिक पेंशन देनी थी, ठीक है। जो उसका करंट था वो देना था। बस इतनी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में
ब्रिटानी है, ठीक है। 1615 में सर टॉमस रो आता है जहांगीर के दरबार में, व्यापारिक छूट प्राप्त करता है। 1632 में इनका अधिकार गोलकुंडा पे हो जाता है। 1639 में इनका अधिकार मद्रास पर हो जाता है। किला ये जीतते हैं, फोर्ट वाला, ठीक है। किला बनाते हैं यहाँ पर, किला बनाते हैं, एक फोर्ट बनाते हैं जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। 1644 में इनका निर्माण होता है। फिर 1651 में अंग्रेजी अधिकारी जो है ब्रिजमैन है, ठीक है, ये मुगल गवर्नर्स के साथ मतलब एक तरीके से ट्रीटी करके उसको बदले में 3000 रुपये वार्षिक पेंशन देते हैं और उससे हुगली वाला क्षेत्र प्राप्त करते हैं और हुगली में इनके द्वारा प्रथम कंपनी स्थापित की जाती है। अब देखिए भाई, कंपनी और फैक्ट्री, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मास्टर जी फैक्ट्री और कंपनी क्या होती है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। फैक्ट्री क्या होती है और कंपनी क्या होती है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखिए, कंपनी वो होती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपका कच्चा माल भी होता है और उसी कच्चे माल से क्या किया जाता है, वहाँ पर तैयार किया जाता है प्रोडक्ट भी, ठीक है। कच्चे माल से वहाँ पर प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, प्रॉपर वहाँ पर ऑफिस होता है, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें होती है, वहाँ पर ही सब फाइनल टच दिया जाता है उस प्रोडक्ट का। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। लेकिन कोठी क्या होती है, व्यापारिक कोठी क्या होती है, आपकी फैक्ट्री क्या होती है, तो बोलते हैं ना कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ और मैं कंपनी में काम करता हूँ, दोनों चीज़ों में अंतर है, ठीक है। फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ पर सिर्फ कच्चा माल क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है और उसे बनवाया कहाँ से जाता है, किसी दूसरे स्थान से बनाया जाता है, ठीक है। तो सेम सी चीज़ अंग्रेज़ों के टाइम पर भी होती थी, ठीक है। जैसे ये फैक्ट्री है, ठीक है, इंडिया में इन्होंने क्या किया, कच्चा माल तैयार किया, ठीक है, कच्चा माल तैयार किया, इकट्ठा किया ये, और ये कच्चा माल कहाँ जाता था, ये जाता था आपका ब्रिटेन, ठीक है। अब ये कच्चा माल ब्रिटेन चले गए, वहाँ पर इनकी अपनी कंपनी होती थी, उनको या वहाँ पर वो प्रोडक्ट बनता था और प्रोडक्ट के बनने के बाद ये प्रोडक्ट कहाँ बेचा जाता था, भारत में बेचा जाता था, ठीक है। लेकिन 1651 से ये लोग क्या करने लगे, ठीक है, ध्यान देना, 1651 से ये लोग क्या करने लगे, 1651 से ये लोग, इन्होंने हुगली में जब अपनी पहली कंपनी डाल दी तो यहाँ पर ही ये कच्चा माल इकट्ठे करते, यहाँ पर ही इनके लोगों के ऑफिस होते, ठीक है, यहाँ पर ये लोग रहते और साथ ही यहाँ पर ये क्या करते थे, प्रोडक्ट को भी तैयार करने का काम करते और यहीं से उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ करते थे। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इसमें। चलिए, इतना हो गया है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इतना हो गया, 1651 तक कहानी पहुंच गई हमारी, ठीक है। अब देखना 1661 की अगर हम बात करें तो 1661 में एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या होता है, ठीक है। 1661 में क्या चीज़ होती है, आपके अंग्रेज के राजकुमार थे, अंग्रेज राजकुमार है चार्ल्स सेकंड, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय है, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। प्रिंस चार्ल्स भी इन्हें बोला जाता है, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय कहेंगे आप इन्हें, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय हो गया, चार्ल्स सेकंड भी आप इन्हें बोल सकते हैं। और यहाँ पर ही क्या होता है, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली राजधानी है, पुर्तगाली राजधानी क्यों, राजकुमारी भाई, ठीक है, राजकुमारी है कैथरीन, ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी है कैथरीन और अंग्रेज़ राजकुमार है प्रिंस चार्ल्स। तो क्या हुआ था, संयोगवश ये होता है, ठीक है, कि भाई जो ये आपका प्रिंस चार्ल्स है ये भी गोवा आया रहता है, यानी कि इंडिया में आया रहता है, और जो पुर्तगाली राजकुमारी है कैथरीन ये भी क्या रहती है, यहाँ पर आई रहती है इंडिया में। तो इनकी क्या होती है, अब इसके दोस्त बोलते हैं प्रिंस चार्ल्स के, भाई राजकुमारी आई है पुर्तगाल की, ठीक है, उनसे क्या कर लो, मुलाकात कर लो, ठीक है। तो पुर्तगाली राजकुमारी भी इनसे मिलती है, ठीक है। गोवा में इनका क्या होता है, मिलन होता है, और गोवा में जब इनका मिलन होता है तो ये क्या करता है, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स को ये लड़की काफ़ी पसंद आती है और इससे बोलता है विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ठीक है। तो ये लड़की भी बोलती है हाँ राजा है, अच्छा लड़का है, शादी कर लेते हैं, दोनों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अब जो ये आपका जो ये हमारा, अब ये इतनी कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा बम्बई है ना आज का, ठीक है, बम्बई है,
तो बम्बई जो है तो ये क्या करते हैं, पुर्तगाली जो लोग हैं बम्बई वालों के पास रहता है, ठीक है। पुर्तगाली जो है पुर्तगालियों के पास क्या रहता है, बम्बई रहता है, ठीक है। बम्बई वाला जो क्षेत्र है वो किसके पास है, आपके पुर्तगाल के पास है। तो ये जो बम्बई है ये पुर्तगालियों के द्वारा दहेज में दिया जाता है प्रिंस चार्ल्स को, ठीक है। 1661 में कब मिल गया दहेज, 1661 में। अब ये आदमी क्या करता है, ये तो वापस चला जाता है, ये बोलेगा मैं क्या करूँगा। तो ये आदमी क्या करता है, जो ये प्रिंस चार्ल्स है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, ये प्रिंस चार्ल्स क्या करता है, प्रिंस चार्ल्स इस क्षेत्र को, ठीक है, 1668 में, ठीक है, 1668 में किराए पर दे देता है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। यानी कि अंग्रेजों को क्या मिल गया, ये क्षेत्र मिल गया किस पर, किराए पर। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। 1668 में भी क्या मिल जाता है, बम्बई, ठीक है, बम्बई क्या मिल जाता है, पुर्तगालियों से दहेज के रूप में अंग्रेजों को मिल जाता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी शादी के साथ, ठीक है, जब ये शादी हो जाती है तो उसी के साथ जो पुर्तगालियों और आपके अंग्रेज हैं उनके रिश्ते भी क्या होने लग जाते हैं, मधुर होने लग जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी लड़ाई को, ठीक है, किसी भी लड़ाई को अगर समाप्त करना है, ठीक है, या पॉलिटिकली है, ज्योग्राफी है, तो किस में बदल दो, जो भी वो चीज़ें हैं उनको शादी में बदल दो, ठीक है। जो पॉलिसी अकबर ने अपनाई थी वो सेम सी आपके अंग्रेज भी उसे अपना रहे थे। सॉरी, चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो वैसे अगर हम बात करें तो जो अब हमारी जो वैसे तो बम्बई एक उतना बढ़िया क्षेत्र नहीं था। अगर हम इसको बम्बई का अगर हम बात करें तो इसको वास्तविक रूप से अंगियर नामक का, ठीक है, अंगियर नामक का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसको श्रेय जाता है इस बम्बई को व्यवस्थित करने का, ठीक है, इस क्षेत्र को व्यवस्थित एक जो रूप है इसका उसको देने का, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिर आता है 1717 का टाइम आता है। 1717 में आप लोगों को पता है कि व्यापारिक छूट, मतलब एक तरीके का दस्तक, ठीक है, दस्तक 1717 लिखोगे आप लोग, ठीक है। और इसमें जो फर्रुखशियर है, ठीक है, अंग्रेज वो ये है, ये मुगल शासक है फर्रुखशियर, इसके द्वारा अंग्रेजों को क्या दिया जाता है, दस्तक दिया जाता है, मतलब खुली छूट दी जाती है, आप लोग जैसा मर्जी वैसा व्यापार करो, ठीक है। क्योंकि ऐसी कहानी बताई जाती है कि एक डॉक्टर था, डॉक्टर आदमी था वो, ठीक है, और वो आया था फर्रुखशियर के यहाँ, और फर्रुखशियर की शायद बीवी बीमार थी कि क्या था, ठीक है। तो बीवी बीमार थी, बीवी का इलाज वो शख्स कर लेता है और जिससे खुश हो जाता है फर्रुखशियर, बोलता है कि भाई जितना मर्जी उतना लूटो हमारे इंडिया को, ठीक है। तो दस्तक आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दस्तक किस टाइम पर दिया जाता है, दस्तक क्या है, एक तरीके का खुले व्यापार की छूट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। बस ये कहीं पर भी व्यापार कर सकते थे, बस इसको क्या जाती है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये देखना जरूरी है, मुगल काल में तो हम लोग औरंगजेब तक पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो उत्तरवर्ती मुगल काल है उसको हमें देखना होता है, कौन कौन से उसमें राजा रहे, क्या टाइम ड्यूरेशन रहा उनका, तो उनको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह जो है इसका कार्यकाल रहता है 1707 से लेकर 1712 तक। उसके बाद आता है आपका, ठीक दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही क्लियरिटी है, बहादुर शाह है आपका, जहांदार शाह है, और जहांदार शाह का जो कार्यकाल रहता है वो 712 से लेकर आपका 713 तक रहता है। उसके अलावा फर्रुखशियर है, फर्रुखशियर का जो कार्यकाल रहता है वो 1713 से लेकर आपका 1729 तक रहता है, उसके 1719 तक रहता है। उसके बाद आते हैं आपके मोहम्मद शाह रंगीला। इस आदमी का जो कार्यकाल रहता है बहुत ही बुरा रहता है और 1719 से लेकर 1748 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह का जो टाइम पीरियड रहता है साथियों वो रहता है 1748 से लेकर 1754 तक। उसके बाद आता है आपका आलमगीर का जो टाइम रहता है वो रहता है आपका 1754 से लेकर 1759 तक, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका शाह आलम, ठीक है। शाह आलम का जो टाइम रहता है वो रहता है आपका 1759 से लेकर आपका 1806 तक ये राजा रहता है। उसके बाद आता है आपका अकबर सेकंड। इस अकबर सेकंड का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1806 से लेकर 1837 तक। और उसके बाद आता है आपका बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह सेकंड आता है, जिस आदमी का टाइम पीरियड रहता है कितना, 1837 से लेकर कितना, 1857 तक। क्लियर है। ये पूरी टाइमलाइन आप लोगों को जैसे बना रखी है वैसे ही बनाना है। अगर आपको बहादुर शाह नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख लो आप, बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहता है, 1837 से लेकर रहता है आपका कितना, 1857 तक, ठीक है। तो इन सब को आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है और बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाओगे, याद करना है ये। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को जितने भी ये राजा थे, ठीक है, इन सब का जो टाइम पीरियड था वो बताया। और ये सब उत्तरवर्ती मुग़ल शासक हैं, ये आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है चीज़ें। अब मैं आप लोगों से कुछ यहाँ पर चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जैसे ही 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो पहला शासक, ठीक है, जो शासक है कहाँ का, जो गवर्नर है बंगाल का गवर्नर क्या कर लेता है, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, जिसका नाम है मुर्शीद कुली खां। क्या नाम आ रहा है, मुर्शीद कुली खां। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बंगाल का फाउंडर यानी संस्थापक कौन है, वो है मुर्शीद कुली खां। अभी देखिए, अब जो बंगाल वाला जो रीजन है वो हमारे लिए, ठीक है, हमारे जो आधुनिक इतिहास है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि बंगाल का वो संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया, ठीक है। तो वो था मुर्शीद कुली खां। और जो ये आपका उसके बाद है आपका जो अवध वाला क्षेत्र है, धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल सत्ता कमज़ोर होने लगी, लोग अपने आप को, जो वहाँ के गवर्नर थे वो स्वतंत्र शासक घोषित करने लगे। उसी में आता है नाम अवध का शादत खां, ठीक है। शादत खां क्या कर लेता है, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। उसके बाद आता है नाम हैदराबाद का, ठीक है। तो हैदराबाद का जो शासक रहता है वो रहता है निजाम मुलिक, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है रोहिलखंड, ठीक है। रोहिलखंड वाला जो क्षेत्र है, रोहिलखंड का आपको ध्यान रखना है अली मुद्दत खां, ठीक है। अली मुद्दत खां, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मैसूर का। मैसूर में आप लोगों को ध्यान रखना है किसका नाम, हैदर अली का नाम। किसका नाम ध्यान रखना है, हैदर अली का नाम ध्यान रखना है। और उसके बाद आप लोगों को सीधे आना है, इतने नाम आप लोग ध्यान रखिए। फिर हम मुर्शीद कुली जो ये बंगाल है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, देन हम इसको मिटा लेते हैं और आगे का जो हमारा काम है उसे जारी रखते हैं। तो सीधा आइए आप लोग, ठीक है। सत्रह सौ सात पे, ठीक है। तो 1707 जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये इसके लिए है क्योंकि इस टाइम पर क्या होती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। ये बहुत ज़बरदस्त शासक था, ठीक है, मुग़ल सत्ता का, ठीक है, मुग़ल शासन का। इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद मुग़ल सत्ता जो है वो पूरी तरीके से डगमगा जाती है, कोई वर्चस्व नहीं बचता है मुग़लों का, ठीक है। इतना आप लोग अपने माइंड में रखिए ये चीज़। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आपको देखना है कि इसी 1707 में जो आपका
बंगाल का जो नवाब था, ठीक है, या गवर्नर कह सकते हैं आप लोग इसे, वो था मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां। और इसको औरंगजेब ने 1701 में नियुक्त किया था यहाँ का, ठीक है। तो ये जो मुर्शिद कुली खां है, ये अपने को क्या कर लेता है? स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। और जब ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, तो ये जो बंगाल की जो राजधानी है, ठीक है, ढाका, तो ये जो राजधानी ले जाता है, कहाँ ले जाता है? राजधानी बना लेता है मुर्शिदाबाद को, ठीक है। किसे राजधानी बनाता है? मुर्शिदाबाद को राजधानी बना लेता है, अपने नाम पर ही राजधानी रख लेता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो तब का बंगाल था, उस ये सपोज ले मान लीजिए आप, ये बंगाल है, तो इस बंगाल में जो क्षेत्र इंक्लूड है वो कौन कौन से हैं? इसमें आपका जो आज का बिहार है वो भी सम्मिलित था, ठीक है। जो आपका बंगाल है आज का वो भी सम्मिलित था, और जो आपका आज का उड़ीसा है वो भी क्या है? सम्मिलित है। तो बंगाल किन किन क्षेत्रों से मिलकर बना था उस टाइम का बंगाल, यानी कि 1707 का बंगाल? बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। 1707 तक की कहानी हो गई, ठीक है, सब बढ़िया चलता है, ठीक है। लेकिन 1707 यानी कि 20 साल और आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, सीधे आ जाइए आप 1727 पे। हिस्ट्री को पढ़ने का यही तरीका है, सन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सन आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 1727, तो 1727 में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है इस बंदे की, जो ये मुर्शिद कुली खां है, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब इस शख्स की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो उत्तराधिकारी रहता है वो रहता है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। कौन रहता है? इसका उत्तराधिकारी, यानी इसका सक्सेसर जो रहता है वो रहता है उत्तराधिकारी, ठीक है। उत्तराधिकारी कौन रहता है इसका? सजाउद्दीन मोहम्मद खान, ठीक है, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ये जो सुजाउद्दीन मोहम्मद खान है, ये इसका उत्तराधिकारी रहता है, और ये शासन करता है आपका 1727 से लेकर, ठीक है, 1727 से लेकर और 1739 तक। पूरा क्रम देख रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि हाँ भाई सीधे आ जाओ बैटल ऑफ प्लासी पे, मजा आता है बैटल ऑफ प्लासी पढ़ने में, लेकिन इससे जो बैटल ऑफ प्लासी के लिए जो ग्राउंड तैयार हो रहा है उसको तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद आएगा आपका कौन सा? बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए एक नींव रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीरियल से पढ़िए, ठीक है। जितना आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी जानकारी आप लोगों को पढ़नी है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। इतनी कहानी हो गई। 1727 में डेथ हो जाती है, उत्तराधिकारी आता है इसका सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। 1727 से लेकर 1739 तक ये राज करता है, ठीक है। अब क्या होता है? इसके बाद इसका बेटा 1739 में जब इसकी डेथ हो जाती है, तो इसका बेटा है सरफराज खान। इसका बेटा है सरफराज खान, ठीक है। तो ये क्या करता है? शासन करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाता है। 1739 से लेकर 1740 तक ही ये यहाँ पर राजा रह पाता है। और 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1740 को युद्ध होता है एक, जिस युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ घिरिया। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये युद्ध, ठीक है। बैटल ऑफ घिरिया, घिरिया कहाँ पड़ता है? बंगाल में ही पड़ता है, ठीक है। बैटल ऑफ घिरिया, ठीक है। तो ये युद्ध होता है किसके बीच? ये होता है सरफराज खान के बीच, ठीक है। सरफराज खान हो गए आपके, सरफराज खान और आपके अलीवर्दी खान, ठीक है। ये अलीवर्दी खां अब बहुत आगे बहुत बढ़िया रोल तय करेगा भाई, ठीक है। अलीवर्दी खां, अब जो ये 10 अप्रैल 1740 को यानी कि बैटल ऑफ घिरिया होता है, इस युद्ध में सरफराज खान की हार हो जाती है और जीत हो जाती है अलीवर्दी खां की, ठीक है। तो विनर कौन है हमारे? अलीवर्दी खां है, और लूजर कौन है? सरफराज खां है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद आप लोगों को सीधा आना है, ठीक है, कि 1740 में जो ये शख्स है आपका अलीवर्दी खां, ये क्या बन जाता है? बंगाल का नवाब बन जाता है, यानी कि राजा बन जाता है, ठीक है, जो भी आप कह सकते हो, यानी कि शासक बन जाता है बंगाल का। और 1748 में आपसे पूछा जा सकता है कि अफगान विद्रोह किसके टाइम पर हुआ था? अफगान विद्रोह हुआ था आपके इसी के टाइम पर, ठीक है, अलीवर्दी खां के टाइम पर अफगान विद्रोह भी होता है, ठीक है। और
1748 में। और जब इस पे ये अफगान विद्रोह का ये अच्छे से दमन कर लेता है, ठीक है, लेकिन फिर इसको क्या करने लग जाते हैं, परेशान, मराठा परेशान करने लग जाते हैं। और फाइनली ये 1751 में मराठों से, ठीक है, मराठों से क्या कर लेता है, मराठों से संधि कर लेता है, मराठों से क्या कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अब जो आगे बातें आएंगी वो हम लोगों को ध्यान से पढ़नी है, ठीक है, पर एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं आपको फिर से, ठीक है, क्या क्या घटना है, क्योंकि यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए इतिहास, ठीक है। 1707 में, ठीक है, 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, बंगाल का जो नवाब रहता है मुर्शिद कुली खां, वो अपने आप को क्या कर लेता है, स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, ठीक है। और स्वतंत्र शासक जब वो अपने आप को घोषित कर लेता है तो वो अपनी राजधानी, जो उसकी राजधानी ढाका थी, ढाका से बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बना लेता है, ठीक है। तब का जो बंगाल था उसमें कौन कौन से आज के क्षेत्र इंक्लूड थे, तो आज का बिहार, आज का उड़ीसा, आज का बंगाल, और बंगाल जो बांग्लादेश भी है ना वो भी इसी क्षेत्र में था, ठीक है। ये मैं आपको बताना भूल गया था यहाँ पर, ठीक है। जो आज का बांग्लादेश आप लोगों को दिखता है, हमारा जो नाती है, ठीक है, वो कौन है, वो आपका बांग्लादेश इसी क्षेत्र में था, हमारे साथ ही था, ठीक है, संयुक्त रहते थे हम लोग, ठीक है। उसके अलावा 1727 में, ठीक है, 1727 में डेथ हो जाती है किसकी, मुर्शिद कुली खां की, और इसका उत्तराधिकारी रहता है सजाउद्दीन मोहम्मद खान, ठीक है, सजाउद्दीन मोहम्मद खान इसका उत्तराधिकारी रहता है। और 1727 से लेकर, ठीक है, 1727 से लेकर 1739 तक सजाउद्दीन मोहम्मद खान क्या करता है, राज करता है, बंगाल के ऊपर राजा रहता है बंगाल का। 1739 में इसकी डेथ हो जाती है। इसका सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी रहता है सरफाज खान। कौन रहता है, सरफाज खान, जो कि बेटा है किसका, सुजाउ मोहम्मद खान का, ठीक है। और 1739 से 1740 तक रहता है बेचारा, वैसे ही रहता है, तब तक बंगाल पर नजर पड़ जाती है अलीवर्दी खां की। और 10 अप्रैल 1740 का होता है बैटल ऑफ घिरिया, और जिसमें हार हो जाती है सरफाज खान की और जीत हो जाती है अलीवर्दी खां की, ठीक। तो हमारे विनर हो जाते हैं अलीवर्दी खां और लूजर हो जाते हैं सरफाज खां, ठीक है। और इसी अलीवर्दी खां के टाइम पर जब ये राजा बन जाता है, ये शासक बन जाता है, तो 1748 में यहां पर होता है कौन सा विद्रोह, आपका होता है अफगान विद्रोह। और जिसमें क्या होता है, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इस 1748 के विद्रोह में ये अच्छे से दमन कर लेता है इस विद्रोह का, लेकिन फिर इसे क्या करने लग जाते हैं, मराठे परेशान करने लग जाते हैं। बहुत पावरफुल शख्स था ये मराठों से भी क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, किसी तरीके से समझौता कर लेता है, और मराठों से भी क्या पा जाता है, निपटारा पा जाता है। तो आई होप दोस्तों इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। अब जो आने वाले हैं हम, ठीक है, अब हम यहां से सिराजुद्दौला तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां से ही पढ़ने वाली है, अब सत्ता, अंग्रेजी सत्ता जो है वो यहां से ही आने वाली है। जो ये प्लासी का युद्ध है ना, इसने तो नींव रखी थी, निर्णायक युद्ध तो था आपका बक्सर का युद्ध। अभी आएंगे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है और यहां से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो अब देखिए अलीवर्दी खान की हम थोड़ा खानदान को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं इसके, ठीक है। तो अब आप लोग लिखिए बीच में बिल्कुल, अलीवर्दी खां, ठीक है। अब देखो अलीवर्दी खां के अब उत्तराधिकारियों की बात करते हैं, बाद में इसका निपटारा हो जाता है, ठीक है, बुढ़ा हो जाता है। तो अलीवर्दी खां के जो सक्सेसर हैं, ठीक है, जो मतलब इस जिसकी नज़र इसके सत्ता पे थी, तो वो कौन कौन से शख्स हैं, ठीक है। तो इसकी थी 3 पुत्रियां, ध्यान रखना, ठीक है, 3 बेटियां हैं इसकी, 3 पुत्रियां हैं, और एक आदमी है इसका सेनापति, इसकी भी इसके राज्य पर क्या थी, नजर थी, जिसका नाम है आपका मीर जाफर,
मीर जाफ़र, ठीक है, ये शख्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मीर जाफ़र, इसको ध्यान रखना आप लोग। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है एक और शख्स है इसका, मीर जाफ़र हो गया, और इसकी एक, इन्हीं 3 पुत्रियों में इसकी एक मासी है, यानी कि मौसी है, जिसका नाम है घसीटी बेगम, ठीक है। और घसीटी बेगम का बेटा है आपका शौकत अली। कौन है? शौकत अली। मौसी है घसीटी बेगम और शौकत अली है क्या? आपका इस मौसी का बेटा। और एक मौसी बेचारी ठीक है, कूटनीति वाली नहीं है, लेकिन जो ये घसीटी बेगम है, जैसा नाम है वैसी है, घसीटी दिमाग की। तो ये क्या, अब जो अली वर्दी खां है, ये जो इंस्पायर था, तो ये अपनी एक जो इन दो दूसरी बेटी थी एक, ठीक है, जो यानी कि सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला की माँ थी, ठीक है, इस सिराजुद्दौला से वो काफ़ी क्या था, इंस्पायर था, ठीक है, काफ़ी अच्छा था, संबंध थे उसके, और बहुत प्रभावित था इसकी, ठीक है, इसकी सोच से, इसके माइंड से। तो ये क्या चाहता था, अली वर्दी खां चाहता था किसको? सिराजुद्दौला को। समझना आप लोग कहानी, ठीक है। सिराजुद्दौला को कौन चाहता था? अली वर्दी खां चाहता था। यानी कि जो ये सिराजुद्दौला का अगर हम संबंध पूछे कि अली वर्दी कौन था इसका, तो ये नाना था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला हो गया, ठीक है। 3 पुत्रियां में से बिल्कुल एक का तो कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। एक बेचारी ठीक थी, सीधी सादी बेचारी, उसको नहीं मतलब था कौन राजा बने क्या बेटा। लेकिन एक थी घसीटी बेगम, इस सिराजुद्दौला की जो ये मौसी है, ठीक है। ये क्या चाहती थी कि सिराजुद्दौला राजा ना बने, बल्कि कौन बने? शौकत अली, ठीक है। तो फाइनली ये क्या कर लेता है, जो ये आपका सिराजुद्दौला है, इसका निपटारा कर लेता है शौकत अली का। और इसी के गम में जो घसीटी बेगम है, वो तड़प तड़प के मार जाती है, इसका गेम ओवर हो जाता है, ठीक है। अब एक आदमी बचता है कूटनीति का, इसके राह में रोड़ा सिराजुद्दौला के, वो है मीर जाफ़र, ठीक है। मीर जाफ़र दिन रात यही सपना देखता था कि मैं किस तरीके से राजा बनूं, ठीक है। तो राजा बनूं, तो अभी आएगी इसकी कहानी भी आगे मीर जाफ़र की, बताऊंगा मैं आप लोगों को किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने इस मीर जाफ़र का फ़ायदा उठाया, और पहले सिराजुद्दौला को ख़त्म किया, फिर मीर जाफ़र को ही ख़त्म कर लिया, और फिर मीर कासिम को भी ख़त्म कर लिया। तो सबको देखना किस तरीके से एक रॉबर्ट क्लाइव का शख्स आएगा और इस सब की इनकी क्या बजा देगा, बैंड बजा देगा। तो ये सिराजुद्दौला जो था, ठीक है, तो इसी के टाइम पर क्या हुई थी, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुई थी। यानी कि आपसे एक बहुत प्रश्न पूछा जाता है फेमस, ब्लैक हॉल की घटना, ठीक है। ब्लैक हॉल की घटना जो है किसके टाइम पर हुई थी? ये हुई थी आपकी सिराजुद्दौला के टाइम पर। तो हुआ क्या था, ठीक है, हुआ ये था कि 20 जून, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को, इन्होंने बनाया था किला, ठीक है, अंग्रेजों ने बनाया था किला वहाँ पर, ठीक है। इसकी बिना अनुमति के जो ये आपका सिराजुद्दौला है, जब ये राजा बन जाता है, ठीक है, राजा बन जाता है इन सब का निपटारा करके, तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा किला बनाया जाता है, ठीक है, इसके रीजन में, इसके बिना अनुमति से, जिससे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा, ये नौजवान था, ठीक है, और तेज़ तरार आदमी था, और ये सहन नहीं कर सकता था, और जोशित आदमी था ये, ठीक है। सिराजुद्दौला इस प्रवृत्ति का आदमी था, क्विक डिसीजन लेने वाला, तुरंत जोश में आने वाला, ठीक है। तो इस आदमी तुरंत एक्शन लेता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि 20 जून, ये डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की, ब्लैक हॉल घटना की, 20 जून 1756, ठीक है, 20 जून 1756 को ये क्या करता है, एक काल कोठरी रहती है, ठीक है, एक काल कोठरी होती है, और उस काल कोठरी में ये क्या कर देता है, जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है अंग्रेज अधिकारियों को पनिश करने के लिए 146 लोगों को, ठीक है, 146 लोगों को पूरे उस जो कमरा था, ठीक है, वो पूरे 2-3 दिन तक उसमें कैद रखता है, ठीक है। 14 फीट काल कोठरी मतलब पूरा अंधेरा, जहां दम घोटू कमरा आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। 14 फीट वो चौड़ा था और 18 फीट वो लंबा था, ठीक है। उस कमरे में क्या कर लेता है, कैद कर लेता है, और इन 146 में से 133 लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, ठीक है। और 23 जो लोग हैं वो जिंदा बचते हैं। और इन लोगों में, ठीक है, इन जीवित बचने वालों लोगों में था एक आदमी हॉलवेल, जो बाद में क्या बनता है,
गवर्नर भी बनता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1760 के आसपास। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कब होती है, 20 जून 1756 को होती है। ठीक है, 20 जून 1756 को होती है, जिसमें क्या कर देता है, एक काल कोठरी के अंदर जो हमारा सिराजुद्दौला है, ठीक है, नवाब है जो आपके बंगाल का, वो क्या कर लेता है, 146 लोगों को कैद कर लेता है, उनको पनिश करने के लिए कि बताओ भाई तुमने मेरी बिना अनुमति के मेरे क्षेत्र में किला कैसे बना लिया। इस बात से वो नाराज हो जाता है और फाइनली, ठीक है, फाइनली क्या होता है, फाइनली आप लोग देख सकते हो इसकी क्या हो जाती है, 146 लोग यहाँ पे रहते हैं, 143 की मौत हो जाती है, 23 जीवित रहते हैं। और इस सारी घटनाओं को देख रहा तो है होता है कौन, हॉलवेल। आपका कौन व्यक्ति देख रहा होता है, हॉलवेल देख रहा होता है। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, इसमें ध्यान रखनी है। क्लियर है। और आपसे अगर पूछा जाता है कि इस पूरी घटना का वर्णन किस आदमी ने किया है, तो एक आदमी है जिसका नाम है हॉलवेल। इसने क्या किया है, इस आदमी ने क्या किया है अपनी बुक के अंदर, ठीक है, इसकी बुक है हॉलवेल की एक, अलाइव द वंडर। ठीक है, कैसे कैसे बचा होगा ये व्यक्ति यहाँ, भगवान ही जाने। अलाइव द वंडर नाम की बुक में इसने क्या किया है, इस बात का जिक्र किया है।